हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग के बारे में। ठीक है, आपका जो ऑडिट सब्जेक्ट है, अंकेक्षण जो सब्जेक्ट है, ये आपके बीकॉम फाइनल के अंदर, ठीक है, बीकॉम फाइनल के अंदर आपका सब्जेक्ट है ऑडिट। ठीक है, अंकेक्षण। तो आपके इस बेस में जो ऑडिटिंग है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, जो एग्ज़ाम का बेसिस रहेगा वो रहेगा आपका एमसीक्यू। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे, तो इसलिए आप लोग बहुत जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, इस सीरीज़ के अंदर देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज हमारा 5th लेक्चर है। तो आप लोग सब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहें। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शनल ऑडिट के बारे में। ठीक है, देखिए, ऐच्छिक, ऑप्शनल या फिर निजी अंकेक्षण, प्राइवेट ऑडिट, ऐसी संस्थाओं का अंकेक्षण जहां विधान या कानून के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर हमारा कानून, अगर हमारा लॉ, ठीक है, हमारे लिए कंपलसरी नहीं करता कि आपको ऑडिट कराना ही कराना है, तो ऐसी संस्था है जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता या उनका जो निर्माण है वो किसी कानून के अंतर्गत नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करा सकते हैं, ऑप्शनल ऑडिट। ठीक है, उनकी मर्जी है, उनके लिए ऐच्छिक है, उनके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ऐसी संस्थाएं जहां पर कोई कानून या कोई विधान लागू नहीं होता, तो वो क्या कर सकती हैं, संस्थाएं अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, ऑडिट करा सकती हैं। कराना चाहे कराएं, नहीं कराना चाहती ना कराएं। ठीक है, उनके लिए ऑप्शनल है, प्राइवेट है, उनकी डिजायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था पॉइंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए, इस स्लाइड्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके लिए, ठीक है, जिनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले नाम आता है एकांकी व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटर। कोई एक दुकान है, शॉपकीपर है, तो इस शॉपकीपर के लिए ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है। दूसरा पॉइंट है साझेदारी फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, इनके लिए भी ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है। हॉस्पिटल, ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य नहीं है तो क्या है, इनके लिए ऑप्शनल है, प्राइवेट है, ऐच्छिक है। ठीक है, इसके बाद है पुस्तकालय, क्लब, विद्यालय या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इनके लिए क्या है, ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अंकेक्षक के अधिकार। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे कोई अंकेक्षक है, ऑडिटर है, उसके क्या राइट्स होंगे, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसे कैसे अपॉइंट करेंगे, उसकी कितनी सैलरी होगी, रिम्यूनरेशन होगा, उसे कैसे पद से हटाया जा सकता है, कोई भी पॉइंट हो से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो नियोक्ता जो हमारा ओनर है, ठीक है, और अंकेक्षक, उनके आपसी समझौते के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि एक ऑडिटर है और दूसरा ओनर है, ठीक है, जिसका बिजनेस है, मालिक है, स्वामी है। तो ये जो ओनर है इसे कितनी सैलरी देगा, ठीक है, काम कैसे करेगा ऑडिटर, ये सब बातें, ठीक है, पद से हटाना, कर्तव्य, ड्यूटीज़, ये सब आपसी, ठीक है, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी इनका आपसी समझौता है उसके अनुसार निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग गौर उसकी बात करें कंपलसरी ऑडिट की, ठीक है, तो कंपलसरी ऑडिट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, क्या उसके राइट्स हैं ऑडिटर के, कितना रेम्यूनरेशन देना है, वो सब निर्धारित है। लेकिन प्राइवेट ऑडिट या फिर ऑप्शनल ऑडिट के अंदर ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं है। ये निर्धारित होगा, लेकिन निर्धारित कैसे होगा, आपसी सहमति से। आपसी सहमति किस किस के बीच में होगी, ऑडिटर और व्यापार के स्वामी के बीच में। उसके बाद देखिए, आगे देखते हैं अंकेक्षक। उसके बाद देखेंगे कि जो अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देगा। ठीक है, अगर ऑडिटर ने अपना जो ऑडिट का कार्य है वो पूरा कर लिया है और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, अब वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंपलसरी में, कंपलसरी जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें बताया गया था कि कंपलसरी ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर है अपनी रिपोर्ट, ठीक है, मेंबर्स को देगा। लेकिन
जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल या फिर ऐच्छिक अंकेक्षण, ठीक है, ऐच्छिक अंकेक्षण या फिर ऑप्शनल ऑडिट, इसके अंदर जो अंकेक्षक है वो अपनी रिपोर्ट स्वामी को देगा। किसे देगा? स्वामी को देगा। जो व्यवसाय का ओनर है उसे दी जाएगी रिपोर्ट। और यही दूसरा पॉइंट ये है कि अंकेक्षक का आईसीआई, ठीक है, आईसीएआई का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कंपलसरी की ऑडिट की बात करें तो वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ऑडिटर को किसका सदस्य होना अनिवार्य है? आईसीएआई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सदस्य होना जरूरी है कंपलसरी ऑडिट में। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट ऑडिट करा रहे हैं या फिर ऐच्छिक ऑडिट करा रहे हैं, ऑप्शनल ऑडिट करा रहे हैं, तो वहाँ पे आईसीएआई का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट की, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट बात की थी कंपलसरी ऑडिट, फिर हमने बात की प्राइवेट ऑडिट, और अब हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों, कार्यालय या फिर संगठनों का अंकेक्षण। अगर केंद्र सरकार के, राज्य सरकार का कोई भी विभाग है, कार्यालय है या उनका कोई भी संगठन है, उसकी जो भी ऑडिट होगी, ठीक है, अगर सरकारी विभाग की, सरकारी विभाग किसी का भी हो, केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उसकी जो ऑडिट होगी उसकी ऑडिट को हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट कहेंगे, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑडिटर है उसकी नियुक्ति कौन करेगा और कौन से अनुच्छेद के तहत होगी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद शेड्यूल 145, ठीक है, 148, आप लोग सभी ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत होगी। नियुक्ति कौन करेगा गवर्नमेंट ऑडिटर की? वो करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसकी नियुक्ति की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाएगी, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाएगी। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए कि कैग की फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसी के बाद अगर दूसरा क्वेश्चन कैग के अंकेक्षण के संबंध में उसके अधिकार, कर्तव्य और कार्य क्षेत्र के बारे में पूछे कि कैसे निर्धारित होंगे, तो आप बताना संसद के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, या फिर संसद द्वारा बताए गए विधान द्वारा निर्धारित होंगे, ठीक है। तो जो हमारा ऑडिटर है गवर्नमेंट ऑडिटर, उसके जो भी, ठीक है, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, और जो उसका एरिया है, वर्किंग एरिया, वो कौन डिसाइड करेगा? संसद के द्वारा या उसके बनाए गए विधान के अनुसार। उसके बाद देखिए, अंकेक्षण हेतु प्रत्येक राज्य में, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑडिट होनी है तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, प्रत्येक राज्य में एक महालेखाकार, ठीक है, महालेखाकार का कार्यालय खोला जाता है जो राज्य सरकार के विभागों का अंकेक्षण करेगा। मतलब बताया गया कि सभी राज्यों में एक महालेखाकार का कार्यालय होगा जो राज्य सरकार के विभागों का अंकेक्षण करने का कार्य करेगा, साथ ही साथ लेखा पुस्तकें तैयार करने का कार्य करेगा और विनियोग खाते तैयार करने का कार्य करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑडिटर है उसने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया, अब उसे देनी है रिपोर्ट। अब जो गवर्नमेंट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो गवर्नमेंट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? अगर केंद्र सरकार के विभाग या संगठन के ऊपर रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है, केंद्र सरकार, यहाँ पे वर्ड आया सेंट्रल गवर्नमेंट, तब वो रिपोर्ट किसे देगा? संसद के दोनों सदनों में और राष्ट्रपति को, ठीक है।
किसे देगा? राष्ट्रपति को। और अगर राज्य सरकार के विभाग या संगठन का, ठीक है, क्या हुआ है? ऑडिटिंग हुई है, तब वो अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को। किसे देगा? राज्यपाल को। और राज्य के विधान, ठीक है, राज्य की विधानसभा में रिपोर्ट रखी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।